नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो आपका है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हम लोग बात करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें चैप्टर का नाम देख लीजिए, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये आपके चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। कहानी की शुरुआत जो है, एक 11 साल का लड़का है जिसका नाम है हेलमुट, ठीक है। 11 इयर्स ओल्ड एक बॉय है जिसका नाम है हेलमुट। क्या नाम है? हेलमुट, ठीक है। बेड पे लेटा हुआ है और सवाल कर रहा है खुद से भी। अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है कि हिज मदर एंड फादर दे आर डिस्कसिंग समथिंग विद ईच अदर ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक, ठीक है। एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कानों में जब आवाज पहुंचती है तो उसे सुनाई देता है, हिज फादर इज सेइंग दैट आई शुड कमिट सुसाइड अलोन और वी शुड किल होल द फैमिली। कि उसको ये सुनाई पड़ता है कि हम जो है अकेले सुसाइड करें कि पूरी फैमिली को खत्म कर दें। तो हेलमुट जो है जब इन सारी बातों को सुनता है उसको समझ में कुछ नहीं आता क्या बात है। अगले दिन क्या होता है, उसके फादर जो हैं वो फैमिली के साथ जाते हैं बाहर, कुछ समय इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर वही सारी चीजें चलने लगती हैं। होता क्या है कि कुछ ही देर बाद हेलमुट को पता लगता है कि उसके फादर ने जो है अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। ये सारी चीजें हमने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है, इसी कहानी से शुरुआत होती है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की, ठीक है। ये अंत था, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि कहानी का अंत जब भी कोई मूवी होती है तो पहले उसका एक समरी दिखाई जाती है कि इसकी थीम क्या है, किस थीम पे बेस्ड है। तो हेलमुट के फादर ने खुद को क्यों गोली मारी होगी, उन्हें इतना डर क्यों था, शायद आपको कुछ चीजें समझ में आ गई हों। अच्छा होगा अगर नहीं समझ में आई हैं तो समझाता हूं कि उसके फादर प्रोमिनेंटली एक फिजिशियन थे, खास तौर पर मुख्य रूप से वो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे। हिटलर के जो हैं सपोर्टर थे। उन्होंने कहा था कि जैसा हमने नाजी ज्यूस के साथ किया है वैसा हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जर्मनी जो है 1945 की हम बात कर रहे हैं और 1945 में जो है जर्मनी हारने लगा था। जर्मनी ने 1945 के आसपास में जो है एलीज कंट्रीज के सामने सरेंडर कर दिया था। और अगर हम बात करें कि एलीज कंट्रीज कौन कौन थी, तो इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, फ्रांस था, और कौन था एक, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, यूएसए भी था, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए भी था, रूस भी था, ठीक है। ब्रिटेन फ्रॉम रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया। तो अब हम बात करते हैं, इतना तो हमने आपको बता दिया कि क्यों किया ये सब। अगर हम 1945 की बात करें तो जर्मनी सरेंडर टू द एलीज। जर्मनी ने जो है 1945 में सरेंडर कर दिया था। एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर इज प्रोपोगेंडा मिनिस्टर। हिटलर का एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था जिसका नाम था गोएबल्स, GOEBBELS, गोएबल्स, ठीक है। गोएबल्स जो था वो एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था। अब हिटलर इसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर
और इसकी पूरी की पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली की अगर हम बात करें, सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बर्लिन के एक बंकर में जो है सुसाइड कर लेते हैं। बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, हेलमुथ के बारे में एक चीज आपको बताना भूल गया कि हेलमुथ को जब ये सारी चीजें समझ में आई, उसके बाद उसने 9 सालों तक जो है अपने घर पे खाना नहीं खाया। He didn't eat food at his home because he thought that his mother will give poison to him। ठीक है, उसे ऐसा लगता था कि अगर वो घर पे खाना खाएगा तो उसकी माँ जो है उसे पॉइजन दे देगी, इसलिए क्योंकि जो एलीज कंट्रीज थी लगातार वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, तो हो सकता है उसके उनके बेटे के साथ भी कुछ गलत हो जाए। इसके बाद एक जो है, ये लोग सुसाइड करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में, ठीक है, कब करते हैं? अप्रैल में। उसके बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। मिलिट्री ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्यों बनाया जाता है? ये न्यूरेमबर्ग में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? न्यूरेमबर्ग में। ठीक है, तो सारी चीजें को जोड़ते हुए चलना है। न्यूरेमबर्ग में बनाया जाता है और वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स। जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ था, उनके लिए बनाया जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से क्रिमिनल थे? इसमें वो लोग आते थे वॉर अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, और अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि हिटलर जो है लगभग 6 मिलियन ज्यूस को मार देता है। 60 लाख ज्यूस मार देता है, 2 लाख जिप्सीज मार देता है, 70,000 जर्मन्स मार देता है, 10 मिलियन के आसपास जो है पॉलिश लोगों को मार देता है। मतलब बहुत सारे लोगों को मार देता है। कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते हैं। उनका नाम तो कंसंट्रेशन कैंप्स होता है, लेकिन उनमें जो है पॉइजनस गैस डालकर जो है लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। तो इसमें जो है आप कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये देख लीजिए कि एलीज कौन थे। ठीक है, हमने आपको बताया कि एलीज में जो है ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया था। तो कहता द एलीट पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस इन 1941। देखिए, शुरुआत इनकी हुई है यूके, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस के द्वारा। दो ये शुरू करते हैं। ये लीडर थे 1941 से, जब ये लीड करते हैं इस चीज को। उसके बाद जो है यूएसएसआर और यूएसए भी इनको ज्वाइन कर लेता है। यूएसएसआर एंड यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, शुरुआत कौन करता है? फ्रांस और यूके, ये लोग युद्ध की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो है रसिया भी ज्वाइन करता है, और जिसे यूएसएसआर उस समय बोलते थे, यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है। एक्सिस पावर में जो है जर्मनी, इटली और जापान आते थे। एक्सिस पावर में कौन आता था? एक्सिस पावर में कौन आता था? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एलीज पावर में जो है यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए आते थे। यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए। जर्मनी, इटली, जापान जो है, जर्मनी, इटली, जापान जो है ये एक्सिस पावर में आते थे। देखिए, ये जो न्यूरेमबर्ग में जो बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था? इंटरनेशनल
इसमें कह रहा है क्राइम अगेंस्ट पीस, एक तो क्या था, क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट पीस, ठीक है। जिन दोषियों को सजा दी जानी थी वो कौन कौन से किस किस चीजों में शामिल थे, तो एक तो क्राइम अगेंस्ट पीस था, ठीक है। फॉर वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम्स, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट पीस, ये सारी चीजें यहां पे थी। उसके बाद देखिए, जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस व्हिच came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical question and invited world's condemnation. What were these acts? ठीक है, जर्मनी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे। जैसे अभी यहां पे हम लिख रहे हैं 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया था, ठीक है। 6 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 60 लाख ज्यूस मार दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है 2 लाख जिप्सीज मार दिए गए थे, 2 लाख जिप्सीज मार दिए गए थे, ठीक है, 2 लाख जिप्सीज मार दिए गए थे। उसके बाद अगर देखोगे 1 मिलियन पॉलिश का मतलब हो गया 10 लाख जो है पॉलिश सिटीजन मार दिए गए थे, पॉलिश, इनकी हत्या कर दी गई थी। 70,000 जो है जर्मन्स मार दिए गए थे। हिटलर का मानना था वो जो है जर्मनी को प्योर रेस बनाना चाहता था, केवल आर्यन रेस के लोग होते थे उसमें, ठीक है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल होता था तो उसको वो उसकी हत्याएं कर देता था, ठीक है। जो महिलाएं जो है एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था, और जो महिलाएं जो हैं एक अनहेल्दी बच्चे को जन्म देती थी उनके लिए जो है बहुत सारी पनिशमेंट्स रखी गई थी उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हो रही थी। कहता अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेस्ड अ जीनोसाइड वॉर व्हिच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, ठीक है। जीनोसाइड एक वर्ड यूज हुआ है, जीनोसाइड, ठीक है, GENOCIDAL, जीनोसाइडल, ठीक है, जीनोसाइडल, GENOCIDAL। सो जीनोसाइडल का मतलब क्या होता है, कहता है किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल का मतलब क्या हो गया कि भारी मात्रा में जो है लोगों को मार देना। Nazi devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz। देखिए एक सेंटर्स बनाए गए थे, बड़े बड़े चैम्बर्स बनाए गए थे, बड़े बड़े कमरे थे, उनमें गैस भर दी जाती थी, लोगों को बंद कर दिया जाता था और मार दिया जाता था। ऐसी कुछ जगहों के नाम थे, एक था ऑस्विच, AUSCHWITZ, ऑस्विच। ऑस्विच जो थी ये भी जगह का नाम था जहां पे ये लोग मार देते थे लोगों को। तो ये जो है बेसिक आई होप क्लियर हो गया होगा। 11 साल का एक लड़का हेलमुथ है, 1945 की बात है, ठीक है, जब वो अपनी फैमिली में कुछ बातें सुन रहा है, ठीक है। उसके फादर जो है ही सेड दैट आई शुड कमिट सुसाइड अलोन और वी शुड किल द होल फैमिली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग एक नेक्स्ट डे जाते हैं, अपना समय बाहर बिताते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं या जो भी है। उसके बाद उसके फादर क्या होता है ऑफिस में खुद को किल कर देते हैं, गोली मार देते हैं। और जब हेलमुथ को ये सारी बातें बाद में पता लगती हैं कि उसके फादर जो थे
वो एक सपोर्टर थे किसके? हिटलर के, ठीक है। और वो हिटलर के सपोर्टर थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, ठीक है। उसके बाद वो जो है 9 साल तक घर पे खाना नहीं खाता है। उसके बाद ये सारी चीजें हमने ओवरव्यू आपको दिया कि एलिस कौन थे। एलिस पावर्स जो थे उसमें यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए आता था। एक्सेस में जर्मनी, इटली और जापान आते थे। कितने लोगों को उसने मार दिया था? 60 लाख ज्यूस को मार दिया था, 2 लाख जिप्सीज मार दिए थे, 10 लाख पॉलिश मार दिए थे, 70,000 जर्मन्स मार दिए थे, ठीक है। जीनोसाइडल का मतलब क्या होता है? कि भारी मात्रा में लोगों को मार देना। अगला जो है आपका बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। सो वेमर रिपब्लिक क्या थी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ठीक है। तो हम इस पे बात करेंगे बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या है। कहता है जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ 20th सेंचुरी fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies। देखिए जर्मनी की बात करी जाए तो ये 20th सेंचुरी से ही ये पावरफुल एम्पायर था। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा 1914 से 1918 में। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ जर्मनी का 1914 से जो है 1918 के बीच में जो है जर्मनी का पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें क्या हुआ? कहता है अलोंग द साइड ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर की तरफ से जो है इन्होंने वॉर लड़ा किसके खिलाफ? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ, ठीक है। तो यहां पे ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ठीक है, ऑस्ट्रियन एम्पायर। जर्मनी जो है इसकी तरफ से वॉर लड़ता है और किसके खिलाफ? ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया के खिलाफ। इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ ये युद्ध करता है। कहता ऑल ज्वाइंट द वॉर इंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। ऑल ज्वाइंट द वॉर इंथुजियास्टिकली, कितना अच्छा शब्द है, ये भी देख लो। एंथुजियास्टिकली, 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 ठीक है। एंथुजियास्टिकली का मतलब क्या होता है? एंथुजियास्टिकली का मतलब क्या? बड़े उत्साह के साथ सबने ज्वाइन किया कि जल्दी से विक्ट्री मिल जाएगी, उसके बाद सबके सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन वॉर कितने साल चलता है? 4-4 साल, 5-5 साल वॉर चला है, ठीक है। सबको मजा आ जाता है उसके बाद। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gain by occupying France and Belgium। देखिए जर्मनी को थोड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई कर लेता है। फ्रांस एंड बेल्जियम, ये प्रॉफिट उसका हो जाता है। फ्रांस एंड बेल्जियम को ऑक्युपाई करने के बाद जो है However, the Allies strengthened by the US entry in 1917 won defeating Germany and the Central Power in November 1918। देखिए यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एंट्री मारता है तो जो एलिस पावर्स होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है यूएसए एंट्री मारता है तो फिर से युद्ध जिता देता है। तो यूएसए का रोल जो है अपने आप में गंभीर है। 1917 में जो है यूएसए एंट्री मारता है और 1918 में युद्ध जीत जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ोगे तो उसमें पर्ल हार्बर पर जब जापान गिरा देता है, सॉरी अपने मिसाइलें दागता है, जिसमें जो है उसके कुछ हवाई जहाज, एयर फाइटर्स जो है, कुछ सोल्जर्स का नुकसान होता है। उसके बाद जो है यूएसए की एंट्री होती है और फिर तबाही तबाही होती है, धुआं धुआं कर देंगे। The defeat of Imperial Germany and abdication of the Emperor gave an opportunity to parliament parties to recast German polity. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। क्या कह रहा है? Defeat of Imperial Germany and
एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज। देखिए, एक तो जो जर्मनी था वो हार गया था बुरी तरीके से, ठीक है। जर्मनी की जो बुरी तरीके से हार होती है, एक तो वो चीज, उसके बाद जो पार्टीज थी, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उनको भी अब मौका मिल जाता है। नेशनल असेंबली जो है बनाई जाती है, मेट एट वेमर एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। एक नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली कहां मिलती है, वेमर में, ठीक है, असेंबली, ठीक है, वेमर में मिलती है। और वहीं पे जो है वेमर में ही, वेमर में एक नेशनल असेंबली मिलती है, नेशनल असेंबली मेट एट वेमर, ठीक है, एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब पावर को डिवाइड कर देना, पावर को डिवाइड कर देना। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पावर को डिवाइड कर देना। तो यहां पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिच स्टेज। अब जो भी वहां पे आ रहा था वो जर्मन पार्लियामेंट के द्वारा आ रहा था, ऐसे नहीं राजा वाजा खत्म हो गया था, ठीक है। तो जर्मन पार्लियामेंट को वहां पे बोलते थे रिच स्टेज, ठीक है, RICHSTAGE, ठीक है, रिच स्टैग बोलते थे, रिच स्टैग बोलते थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वीमेन, ठीक है। अब रिच स्टैग, जिसको हम जर्मन पार्लियामेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट। और इस जर्मन पार्लियामेंट के थ्रू जो है, रिच स्टैग का मतलब होता है जर्मन पार्लियामेंट, इस जर्मन पार्लियामेंट के थ्रू जो है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। अब यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिस्टम था, एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि अब वोटिंग अधिकार मिल गया था सभी को, ठीक है, चाहे वो महिलाएं होती, चाहे वो पुरुष होते, बच्चों को छोड़ के जो एडल्ट थे उनको मिल चुका था, ठीक है। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War। ये सारी चीजें लिखते रहना है, ठीक है। This republic, however, was not received well by its own people। ये जो रिपब्लिक था, ये जर्मनी के अपने लोगों के द्वारा ही पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया था। तो यहां पे कह रहा है, दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War। The peace treaty was Versailles with the Allies was harsh and humiliating peace। देखिए, इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि जो पीस ट्रीटी साइन की गई थी वर्साइलीज में, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज आप पढ़ेंगे, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, जब आप ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जर्मनी पर बहुत सारी बाउंडेशंस लगा दी गई थी कि अपनी जो है आर्मी नहीं रख सकता, एयरफोर्स नहीं हो सकती जर्मनी की अपनी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। देखो जर्मनी ने क्या क्या खोया था, यहां पे हम लिख दें, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज।
लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ठीक है, जर्मनी अपनी कॉलोनीज खुद देता है। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, 10% जो है पॉपुलेशन चली जाती है। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। ठीक है, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% ऑफ इट्स आयरन, 75% ऑफ इट्स आयरन। 26% कोल, 26% कोल। ठीक है, इतनी चीजें पहले सुनिए। ओवरसीज जो कॉलोनीज थी, मतलब जिनपे जर्मनी ने जो है कब्जा करके रखा था, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, वो सारी चली जाती हैं। टेंथ इसकी टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन मतलब 10वां भाग पॉपुलेशन का पूरा चला जाता है। 13% टेरिटरीज चली जाती है, इलाके इसके 13% चले जाते हैं अपने खुद के। 75% आयरन चला जाता है, 26% कोल चला जाता है। जाता है ये सब किसको है, सवाल ये है किसको जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं पोलैंड, फ्रांस और डेनमार्क के पास जाती हैं। ठीक है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है कि लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% कोल। ठीक है, ये किसको जाता है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को ये सारी चीजें दे दी जाती हैं। ठीक है, और जर्मनी को जो है पूरी तरीके से जो है वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। द एलीट पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जर्मनी को, और इसके अलावा क्या होता है, डीमिलिटराइज कर दिया जाता है जर्मनी को, मतलब वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता। डीमिलिटराइज्ड, डीमिलिटराइज्ड, उसको डीमिलिटराइज्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अपनी आर्मी नहीं रख सकता। The war guilt clause held Germany responsible for the war damage the elite countries suffered. Germany was forced to pay the compensation amounting 6 billion euro. ठीक है, जर्मनी पर जो है 6 बिलियन यूरो का जो है कंपनसेशन मांगा जाता है जर्मनी से। कहते हैं 2010 में जो है उसने आखिरी किस्त पे की है। 2010 में एक देश ने जो है आखिरी किस्त दी है। इसके अलावा जो है द एलीट आर्मीज ऑल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच रेनलैंड फ्रॉम द फॉर मच ऑफ 1920 मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस ऑफ वर्साइलीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी अभी तक जो देखा, बाकी अगली हेडिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है इतना सारा समझ में आया होगा।